हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल आप सभी के डियर स्टूडेंट्स। नवदीप सर के फिजिक्स की क्लास में आप सभी का स्वागत है प्यारे बच्चों। तो अपने जो चल रहा था फिजिक्स का था चैप्टर नंबर 5 इलेक्ट्रिक करंट और पार्ट नंबर 21 अपने आज इसका डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पिछले पार्ट में अपने इसके जितने भी एमसीक्यू थे यानी कि जो बहुविकल्पी है या ऑप्शन वाले क्वेश्चन थे, अति लघुत्रात्मक और लघुत्रात्मक, सारे क्वेश्चन अपने कंप्लीट कर चुके हैं। अब इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों, ठीक है। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन में आपको पहले मैं वो वाले क्वेश्चन करवाऊंगा जो आपके चैप्टर के स्टार्टिंग में थे, ठीक है। मतलब कि प्रतिरोधों के संयोजन से पहले पहले वाले मैंने दो पार्टों में डिवाइड कर दिया, एक तो प्रतिरोधों से पहले संयोजन से पहले वाले और एक बाद वाले न्यूमेरिकल, ठीक है। तो आज एक नए रूप में आपको न्यूमेरिकल कराऊंगा मैंने यानी इसी का यानी दूसरी साइड बोर्ड की कर दी। तो आप मुझे बताना भी कैसा लगा आपको ये नया रूप और सही दिखता है या नहीं, इसको इस प्रकार रखें या पुराने तरीके से चलने दें, आप अपने सुझाव दे सकते हो, बाकी मर्जी मेरी होगी, ठीक है ना। तो देखो सबसे पहले जो क्वेश्चन है अपना वो पहला क्वेश्चन अपना अंकीय प्रश्न नंबर 1। तो इसमें देखो आपसे क्या पूछा हुआ है। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले आप देखो गिवन क्या है, फिर देखो पूछा क्या है, फिर आप देखो कि जो आपसे गिवन है यानी जो आपको दिया हुआ और जो पूछा हुआ उन दोनों में कोई रिलेशन निकलता है या नहीं निकलता, ठीक है। जो रिलेशन निकलता होगा पक्का ही निकलता होगा, वो फॉर्मूला आप लगा दो उसमें। तो देखो क्या है पहले कि एक बेलनाकार धातु तांबे की छड़ की लंबाई 1 सेंटीमीटर है, ठीक है, 1 सेंटीमीटर है और उसकी त्रिज्या 2 मिलीमीटर है, 2 mm है, ठीक है। और छड़ के सिरों पर 120 वोल्ट का विभवांतर आरोपित करने पर छड़ में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करो। आपसे पूछा हुआ है भाई, अपने क्या किया, 120 वोल्ट का विभवांतर या वोल्टता लगा दी उसके सिरों पर। तो अब पूछ रहा है कि छड़ में दो धारा प्रवाहित हो रही है जो उसका मान आपको ज्ञात करना, और ये तांबे की प्रतिरोधकता दी हुई है, ठीक है। प्रतिरोधकता का मान आपको इतना दिया हुआ है। तो अब देखो अपने को निकालनी है धारा, ठीक है। सबसे पहले आप देख लो कि जो जो चीजें आपको गिवन है दी हुई हैं वो चीजें लिख लो। तो बेलनाकार धातु के तांबे की छड़ की लंबाई, तो छड़ की लंबाई पुराने तरीके से जैसे हम पढ़ते थे उसी तरीके से आपको करवा रहा हूं बोर्ड पर चौक से, ठीक है ना। तो 1 सेंटीमीटर है, अब सेंटीमीटर है तो इसको मीटर में चेंज कर दो। 1 सेंटीमीटर में 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो इसको 100 से डिवाइड कर देंगे अपने, यानी 10 की पावर -2 मीटर आ जाएगा। समझ आई। फिर क्या है, इसकी त्रिज्या दी हुई है, तो छड़ की त्रिज्या टक टक की आवाज भी सुन रही होगी, ठीक है। छड़ की त्रिज्या तो वो 2 mm दी हुई है, इसमें 2 mm, यानी कि मिलीमीटर मतलब क्या होता है, 2 × 10 की पावर -3 मीटर। जब मिलीमीटर में दी हुई है तो वो लिख लो। अब प्रतिरोधकता आपको रो का मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है यहाँ पे 1.7 × 10 की पावर -8 ओम × मीटर, ठीक है। और एक आपको वोल्टता दी हुई है, V = 120 वोल्ट आपको दिया हुआ है। अब आपसे पूछा हुआ उसने I पूछा हुआ है, ठीक है भाई। I का मान, धारा का मान आपको निकालना है। तो अब देखो I निकालने के लिए आपको पता है वोल्टता दी हुई है, धारा पूछी हुई है, तो अपने को वोल्टता और धारा में रिलेशन पता है ओम के नियम से, V = IR, ठीक है। तो लेकिन समस्या यहाँ पे ये है कि V का मान तो पता है लेकिन R का मान नहीं पता। लेकिन R का मान निकालने के लिए आपको क्या है, यहाँ पे सारी चीजें दी हुई है। R यानी प्रतिरोध का मान निकालने के लिए, तो प्रतिरोध क्या होता है, सबसे पहले अपने को क्या निकालना पड़ेगा, प्रतिरोध निकालना पड़ेगा तार का, ठीक है। या तार या धातु की छड़ है तो छड़ का प्रतिरोध, ठीक है, प्रतिरोध यानी R का मान आपको, तो R = ρL/, ये होता है। अब इसमें रो का मान दिया हुआ है, L का मान दिया हुआ है, A का मान फिर नहीं दिया हुआ। अब A के लिए क्या करें, तो आपको मैंने बताया था कि जब भी आपको कोई तांबे की तार आई, कोई भी धातु की तार या धातु की छड़ कोई भी आ जाए, उसका आपको क्षेत्रफल πr² से निकालना, क्योंकि ज्यादातर अपने मोस्टली क्या मानते हैं, जो गोलाकार होती है तार होती है, यहाँ पे नहीं दिया हुआ गोलाकार, लेकिन फिर भी आपको πr² ही फॉर्मूला लगाना है। उसने त्रिज्या दी थी, तो त्रिज्या गोलाकार चीज की तो होती है, ठीक है। तो मतलब क्या है कि अपने यहाँ R = मैं इसको लिख रहा हूं ρL/πr², ठीक है।
तो आर का मान अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो देखो क्या आएगा, रो का मान कितना है, रो का मान 1.7 इंटू 10 की पावर -8, ठीक है। एल का मान कितना है 10 की पावर -2 और अपॉन में पाई 3.14 और इंटू में आर स्क्वेयर, आर का स्क्वेयर, तो इसका स्क्वेयर करोगे तो मैं सीधा स्क्वेयर लिख रहा हूँ, इसका क्या आ जाएगा यहाँ पे 4 गुणा 10 की पावर -6 आ जाएगा। समझ आई बात इतनी, ठीक है। तो अब नेक्स्ट इसमें अपने को क्या करना है, अब नेक्स्ट वैल्यू अपने को देखनी है, इसमें वैल्यू पुट करनी होगी। वैल्यू पुट क्या है, इसको काटना होगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप क्या करो, पॉइंट हटा दो, ये वाला पॉइंट हटा के और यहाँ पे आ जाएगा 10 की पावर 2 आ जाएगा, ठीक है। और ये वाला पॉइंट हटा के यहाँ आ जाएगा 10, नीचे 10 आ जाएगा, ठीक है। तो अब या तो इन दोनों को कैंसिल कर दो, इन दोनों को कर दो कैंसिल, और या फिर आप क्या करो कि इसको आप क्या करो, कैंसिल नहीं करना चाहते अगर, तो ऐसे करो, यहाँ पे इस 10 की पावर 2 को इस 17 से गुणा कर दो, तो ये आ जाएगा 1700, ठीक है। बटा में 314 को 4 से गुणा करो, कितना आ जाएगा 314 को 4 से, 4 चौका 16, आंसर 1, 4 1 4 और 1 5, 4 3 12, 1256 और गुणा में 10 की पावर वाला। अब ये 10 की पावर 2 यहाँ हट गया क्योंकि ये 17 के साथ चला गया, समझ आई बात। अब 1700 बटा 1256 और यहाँ पे 10 की पावर -8 है, ये 10 की पावर -2 है, 10 की पावर -10 और ये कितनी होगी 10 की पावर -10 और ये ऊपर जाके 10 की पावर 6, ठीक है। तो क्या हुआ 10 की पावर -4 और -1 पावर यहाँ पे रह जाएगी 10 की पावर -5। अब ये आना चाहिए आपको, अगर किसी बच्चे को ऐसा नहीं आता कि ये सर कैसे लिखा आपने, तो फिर मैं उसकी कोई गारंटी नहीं लेता, ठीक है। अब इसको जब डिवाइड करना है तो या तो इसको 13 मान के डिवाइड कर दो, ठीक है ना, या 1256 को 1700 से यानी 1256 से 1700 को भाग दे दो, तो ये आएगा। मैंने रिजल्ट निकाला हुआ था जब नोट्स बनाए थे आपके 1.35 और इंटू में 10 की पावर -5 ओम, ये प्रतिरोध का मान आ गया आपके पास, ठीक है। अब इस प्रतिरोध से आपको क्या करना है, धारा निकालनी है। तो अब ओम के नियम से, ओम के नियम से, तो R इज इक्वल टू क्या आ गया, सॉरी V इज इक्वल टू IR होता है, ठीक है। V बराबर क्या होता है IR से I इज इक्वल टू V बटा R, ये आ गया। और V का मान आपको पता है कितना है 120 वोल्ट है, तो 120 और बटा में क्या आ जाएगा आपके पास 1.35 और गुणा में आ जाएगा 10 की पावर -5, ठीक है। अब फिर यहाँ पे पॉइंट हटाओ, गुणा में 10 की पावर 2 आ गया। तो अब इसको 5 से काट दो आप, 24 और ये 5 से गया 2 7 27, 3 से फिर काट दो 8 और ये आ गया 9। तो 8 को जब 10 की पावर 2 से गुणा करोगे तो I बराबर 800 बटा और नीचे 9 पड़ा है और गुणा में ये 10 की पावर क्या बन जाएगा 5 बन जाएगा, ठीक है। तो I का मान जो आपके पास आएगा वो आएगा 88.888, ये चलता रहेगा और 10 की पावर 5 एम्पियर। ये आपके पास क्या आ गया बच्चों, धारा का मान आ गया है। या इसको 88.88 यहाँ पे 9 लिख दो, वैसे यहाँ जब 8888 चलता जाएगा तो उसको 9 लिख के ख़त्म कर देते हैं आपने, ठीक है ना। तो ये था बच्चों पहला आपके पास क्वेश्चन। तो इसमें आपको क्या करना है, यानी कि इसमें आपको जो आंसर है, बुक का आंसर है ना, जो उस बुक के आंसर से आपका ये आंसर मैच नहीं होगा। बुक में आंसर इसका और ही कुछ दिया हुआ है, 10 की पावर -5 में कुछ करके दिया हुआ है, तो वो वाला आंसर सही नहीं बैठेगा यहाँ पे, ठीक है। तो उम्मीद है समझ आ गया होगा क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो आपको क्या दिया हुआ है कि कमरे के ताप 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर तापन अवयव का प्रतिरोध 100 ओम है। तापन अवयव मतलब कोई तार हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। उसका प्रतिरोध आपको 100 ओम दिया हुआ है। यदि तापन अवयव का प्रतिरोध 117 ओम हो तो ताप क्या होगा। अब आपसे ताप पूछा हुआ है और यहाँ पे दे रखा है कि पदार्थ का प्रतिरोध ताप गुणांक अल्फा का मान इतना है, ठीक है। तो अब इसमें कौन सा सूत्र लगेगा, क्वेश्चन देख के पता लग गया आपको कि जो प्रतिरोध ताप गुणांक वाला है वो वाला फॉर्मूला इसमें लगेगा बच्चों,
ठीक है ना। प्रतिरोध ताप गुणांक का सूत्र इसमें लगेगा। तो अब आपको निकालना क्या है, पहले ये देखो, सबसे पहले तो गिवन देख लो क्या है, आपको दिया हुआ क्या है इसमें। तो प्रारंभिक ताप आप लिख सकते हो, प्रारंभिक ताप T1 आपको दिया हुआ है 27 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। और दूसरा क्या दिया हुआ है, प्रारंभिक प्रतिरोध, प्रारंभिक प्रतिरोध, इसका मान आपको क्या दिया हुआ है यहाँ पे, प्रारंभिक प्रतिरोध R0 से लिखते हैं अपने, वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर था, लेकिन यहाँ पे जो स्टार्टिंग वाला अपने को कमरे का ताप दिया हुआ है जिस पर प्रतिरोध 100 ओम है और 117 ओम किसी दूसरे ताप पर हो जाता है, तो अपने को वो ताप निकालना भी कितने पर 117 ओम हो जाता है। तो R0 का मान आप लिखोगे कितना, 100 ओम, ठीक है, 100 ओम दिया हुआ है। अब अंतिम प्रतिरोध, अंतिम प्रतिरोध, तो इसको RT से लिखेंगे अपने भी, T डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध, तो ये आपको 117 ओम यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। अब आपको क्या है, एक अल्फा का मान दिया हुआ है, अल्फा का मान आपको कितना है 1.70 इंटू 10 की पावर -4 डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स। अब देखो सूत्र है आपके पास कौन सा, RT बराबर R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, और इस जो डेल्टा टी है ये यहाँ पे क्या होता है, तापों का अंतर, T2 माइनस T1। तो अपने को क्या है कि पहले डेल्टा टी का मान निकाल लेते हैं। अब आपको पता है कि एक ताप आपको T1 दिया हुआ है और जो T2 ताप है वो आपको यहाँ पे निकालना है, T2 का मान। तो अपने डेल्टा टी का मान निकाल लेंगे, T1 का दिया ही हुआ है, T2 का ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। तो अब आप क्या करो कि यहाँ पर देखो इसका मान रख दो, जो जो चीज़ों के आपके दिए हुए हैं, 117 बराबर 110 1 प्लस अल्फा, ऐसे ही पड़ा रहने दो एक बार क्योंकि पावर्स में है, अगर आप रखना भी चाहो रख दो मान, कोई बात नहीं। तो अब देखो मैं क्या करता हूँ, 110 को सॉरी यहाँ पे 100 है, 100 है, तो इस 100 को इसके बटा में ले आता हूँ, 117 बटा 100 और बराबर क्या आ गया 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ठीक है। तो 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी का मान आपके पास क्या आ गया, यहाँ पे 1.17 आ गया। जब 100 से इसको भाग देंगे तो क्या आएगा, 1.17 आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ से अल्फा डेल्टा टी का अगर मैं मान निकालूं तो वो आ जाएगा 1.17 माइनस 1 यानी 0.17 आ गया। तो डेल्टा टी का मान यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0.17 बटा में अल्फा, और इसको जब मैं मान लिखूंगा 0.17 बटा में क्या आ जाएगा अल्फा का मान 1.70 इंटू 10, 1.7 भी लिख सकते हैं इसको, तो 1.7 इंटू 10 की पावर -4 है, ठीक है। 7 जीरो लिखना चाहो 700 लिखना चाहो कुछ भी लिख दो, वो अपने को इससे कोई इतना यानी कि नहीं है। अब इस नीचे वाला पॉइंट हटाओगे ऊपर 10 और ऊपर वाला हटाओगे नीचे 10 की पावर 2, इस 17 से ये वाला 17 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो अब क्या रह गया, ऊपर 10 है नीचे क्या है 10 की पावर -2 है, तो 10 की पावर -2 ऊपर जाके क्या हो जाएगी 10 की पावर 3, यानी कि जो अपने पास प्रतिरोध आ गया वो आ गया, सॉरी ताप आ गया 1000 डिग्री सेंटीग्रेड आ गया, तापों का अंतर, ठीक है। यानी कि अब ये क्या आया अपने पास, डेल्टा टी का मान आया है। अब डेल्टा टी आपका क्या है, यहां से मैं लिख रहा हूं, देखो यहाँ साइड में डेल्टा टी आपके पास क्या है, T2 माइनस T1 है, तो डेल्टा टी का मान 1000, T2 का मान अपने को निकालना है और T1 का मान आपको कितना दिया हुआ है 27। तो T2 का मान जब अपने लिखेंगे तो 1000 प्लस 27 और ये आ जाएगा 1027 डिग्री सेंटीग्रेड। ये आपके पास क्या आ गया, आंसर आ गया। यानी आप लिख सकते हो कि आंसर है 1027 डिग्री सेंटीग्रेड इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आसान था, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस कैलकुलेशन है। जिस बच्चे ने कैलकुलेशन कर ली वो क्या है इसको आराम से कर सकता है। तो ये क्वेश्चन भी आप उतार लो, फिर अपने करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, ठीक है ना। ये 2 क्वेश्चन आपको करवा दिए, अब इससे आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। 14 मिनट लग गए हैं। अब नेक्स्ट देखो बच्चों आपके पास जो क्वेश्चन है वो आता है क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 करेंगे अपने।
तो क्वेश्चन नंबर 6 में देखो आपको क्या दिया हुआ है कि एक 15 मीटर लंबे और 6 × 10⁻⁷ मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट वाले तार से नगण्य धारा प्रवाहित की गई। ठीक है ना, एक तार की लंबाई दे दी और तार का अनुप्रस्थ काट आपको दिया हुआ है। तो इसका प्रतिरोध 5 ओम पाया गया, 5 ओम इसका प्रतिरोध दे दिया। तो इस ताप पर तार के पदार्थ की प्रतिरोधकता क्या होगी? मतलब आपसे पूछा हुआ है कि जिस ताप पर आपको प्रतिरोध है वो क्या है, 5 ओम मिलता है, उस ताप पर आपको क्या ज्ञात करना है, इसकी प्रतिरोधकता निकालनी है। ठीक है, तो आप ये मत समझना कि सर आप नई ड्रेस चेंज करके कैसे आ गए। ठीक है ना, तो क्या है कि ये वीडियो 2-3 पार्ट में मैंने बनाई है अलग अलग दिन, तो इसी कारण आपको ऐसे लग रहा होगा, तो कंबाइन कर दिया सारों को। अब देखो सबसे पहले अपने क्या है, जो जो चीजें दी हुई है वो लिख लेते हैं। सबसे पहले तार की लंबाई और साथ में आप इसका सिंबल यानी चिन्ह जरूर लिखा करो। ठीक है ना, तो स्मॉल एल 15 मीटर आपको दी हुई है, ये 15 मीटर, ये अनुप्रस्थ काट है मतलब ए का मान दिया हुआ आपको, और दूसरा प्रतिरोध आपको R बराबर 5 ओम दिया हुआ है, और आपको जो ज्ञात करना है वो प्रतिरोधकता। तो वो आप मुझे बता सकते हो कि L, A और R के रूप में प्रतिरोधकता का कोई सूत्र होता है ना, तो अब वही चीज मैंने यहाँ पे लिखी है प्रश्नानुसार, जो प्रतिरोधकता रो बराबर है वो क्या होती है, RL/A होती है। ठीक है, एक बार कंफर्म कर लूं, RL/A होती है या RA/L होती है, तो सॉरी RA/L होती है, तभी मैंने कहा था ये चीज गलत लिख दी मैंने, RA/L। ठीक है, तो RA/L होगी, तो रो का मान आपको निकालना है यहाँ पे। तो रो बराबर देखो क्या आ जाएगा, R का मान आपको कितना दिया हुआ है 5 ओम, तो 5 आ गया, गुणा में A का मान आपका कितना दिया हुआ है 6 × 10⁻⁷, तो 6 × 10⁻⁷ आ गया, और यहाँ पे बटा में क्या आ जाएगा L का मान, जो कि आपको 15 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, 15, तो 5 को 15 से काटो 3, 3 को 6 से काटो 2, तो जो रो का मान आ गया वो क्या आ गया आपके पास 2 × 10⁻⁷, और जो यूनिट होती है इसकी ओम × मीटर, आपके पास इसकी यूनिट या मात्रक आ जाएगा। समझ आई? तो आपके पास क्या आ गया 2 × 10⁻⁷, बुक में मान देख भी लेता हूं मैं, यही आ रहा है 2 × 10⁻⁷ रो ओम × मीटर, इसका मान आ गया। ठीक है, तो समझ आ गया होगा क्वेश्चन कैसे करना है। सिंपल, आपको चीजें दी हुई है उसको फॉर्मूले में पुट ही करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है कि एक तांबे का तार है जिसका काट क्षेत्रफल मतलब अनुप्रस्थ काट उसका दिया हुआ है 1 मीटर स्क्वायर। ठीक है ना, अनुप्रस्थ काट इस तांबे की तार का कितना दिया हुआ है, यहाँ पे 1 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, में 0.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। इस तांबे के तार में कितनी 0.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। तो अब इसमें क्या है, आपसे पूछा है यदि एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या इतने सेंटीमीटर क्यूब है, 8.5 × 10⁻22 सेंटीमीटर क्यूब में दी हुई है आपको, तो इलेक्ट्रॉन का अपवहन वेग ज्ञात करो। अपवाह वेग या अपवहन वेग आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जो चीजें गिवन है वो लिखो, यहाँ पे इसका सोल्यूशन करते हैं अपने क्वेश्चन का। तो देखो सबसे पहले जो जो चीजें गिवन है वो लिखो। ठीक है, सबसे पहले इसका काट क्षेत्रफल या तार का अनुप्रस्थ काट, तार का अनुप्रस्थ काट, तो ये आपके पास कितना है अनुप्रस्थ काट, ये आपको A इसका चिन्ह होता है, और ये आपको दिया हुआ है 1 मिलीमीटर स्क्वायर, 1 मिलीमीटर स्क्वायर। तो मतलब अपने को मिलीमीटर आ गया तो मीटर में चेंज करना पड़ेगा, और आपको पता है 1 मिलीमीटर में 10⁻³ मीटर होते हैं। तो अब स्क्वायर है तो मतलब 10⁻³ का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे आप मीटर स्क्वायर लगा सकते हो। तो ये आ गया 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर, अनुप्रस्थ काट आ गया। सबसे पहले आपको यही काम करना होता है न्यूमेरिकल में, अगर यूनिट CGS या और किसी मात्रक पद्धति में दी हुई है उसको SI में बदल लो। ठीक है, अब दूसरी चीज धारा दी हुई है, I का मान आपको दिया हुआ है 0.5 एम्पियर, ये तो चलो एम्पियर में है, और एम्पियर SI यूनिट होती है। ठीक है, अब तीसरा एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या यानी आपको n दिया हुआ है, और वो n का मान आपको 8.5 × 10⁻22 पर सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है आपके पास 8.5 × 10⁻22 है। ठीक है, अब इसको मीटर क्यूब में बदलना है।
ठीक है, मीटर क्यूब में बदलना है। तो मीटर क्यूब में कैसे बदलेंगे इसको? अब यहां पे देखो आप n बराबर अपने करेंगे 8.85 इंटू 10 की पावर 22, और आपको पता है 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, या फिर 1 सेंटीमीटर में अगर मैं बात करूं तो ये हो जाएगा 1/100 मीटर हो जाएगा। समझ आई? 1/100 मीटर। तो यानी कि 1 सेंटीमीटर में आप कह सकते हो कि 10 की पावर -2 मीटर होते हैं, और 1 सेंटीमीटर क्यूब में अगर मैं बात करूं तो ये 10 की पावर -6 मीटर क्यूब हो जाएंगे। ठीक है, तो ये 10 की पावर -6 आएगा, लेकिन ये -6 यहाँ बटा में होगी, तो ये -6 जब ऊपर जाएगी तो क्या आएगा आपके पास? 10 की पावर 6 और पर मीटर क्यूब यहाँ पे आपके पास आ जाएगा। समझ आई भाई? 10 की पावर -6 मीटर क्यूब आएगा, और वो नीचे आएगा, उसमें से मीटर क्यूब को पढ़ा रहने दो, ये मीटर स्क्वायर लगा दिया मैंने, मीटर क्यूब को आप नीचे पढ़ा रहने दो और 10 की पावर को ऊपर ले जाओ। तो मतलब n का मान जो आपके पास आ गया लास्ट, वो आ गया 8.85 इंटू 10 की पावर कितनी आ गई? 28 पर मीटर क्यूब। या आप इसको ऐसे समझ सकते हो, 20 सेंटीमीटर छोटी यूनिट है, 1 सेंटीमीटर क्यूब यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन तो इतने हैं। अब 1 मीटर क्यूब यानी बड़ा आयतन ले रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा ही होगी ऑटोमेटिक से। अब कितनी ज्यादा होगी? 10 की पावर 6 से। तो ये यूनिट वाला कन्वर्ट आपको आना चाहिए भी, कैसे मीटर को सेंटीमीटर क्यूब और सेंटीमीटर क्यूब को मीटर। ये बेसिक चीजें 7वीं 8वीं क्लास की चीजें हैं ये। समझ आई बात? तो अब आ गया आपके पास n। तो अब आप मुझे बताओ, आपको Vd का मान निकालना है, Vd का मान निकालना है। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि I बराबर Na Vd और E। इसमें देखो I का मान है, n का मान है, ठीक है, n का मान आ गया, A का मान आपको ये वाला दिया हुआ है, और Vd तो निकालना ही है। E का मान आपको पता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19। मतलब अपने इस फॉर्मूले से लगाते हैं, देखो Vd का मान यहां से अगर मैं लिखूं तो ये Na E इसके बटा में आ जाएंगे, I बटा में Na और E आ जाएंगे। अब यहां मान रख दो, I का मान 0.5 है तो 0.5 रखा, पूरे के बटा में क्या आ जाएगा? n का मान, n ये आ गया 8.85 गुणा में क्या आ गया? 10 की पावर 28। A का मान क्या आ गया? 10 की पावर -6, और गुणा में क्या आ जाएगा यहाँ पे? इस E का मान 1.6 इंटू 10 की पावर -19 आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, तो अब Vd का मान अगर मैं लिखूं यहाँ पर Vd बराबर, तो अब आप सबसे पहले 10 की पावर को सॉल्व करो, 10 की पावर को सॉल्व करो। तो देखो 10 की पावर 28 है, और 10 की पावर -6 और -19, -19 और -6 -25 होगी, और प्लस की 28 ही है, तो 10 की पावर 3 रहेगी। ठीक है, तो आप देखो क्या रह जाएगा? 0.5 ये पड़ा है, बटा में 8.85 ये भी पड़ा है, 1.6 ये भी पड़ा है, और गुणा में 10 की पावर कितनी आ गई? -3 आ गई यहाँ पे। ठीक है, अब क्या करो? इन दोनों को हटाओ पॉइंट को, तो 200 और गुणा में क्या आ जाएगा? 10, मतलब 10 की पावर 3 ऊपर गुणा में आ गई, और इस पॉइंट को हटाओ तो 10 की पावर यहाँ पे नीचे आ गई। ठीक है, अब देखो इस 10 की पावर 3 से ये वाली 10 की पावर 3 जीरो हो गई, जीरो हो गई ये वाली। ठीक है, तो मतलब आपके पास क्या आ गया? अब 5 बटा में 8.885 गुणा में 16 और गुणा में 10, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? 5 को काटोगे तो 2, 16 दूना 32। अब 885 को 32 से, या आपके पास आ गया 1/885 इंटू 32। अब इसको सॉल्व कैसे करोगे बच्चों? ठीक है, कैसे सॉल्व करोगे? तो सबसे पहले आप ये देखो, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो, आप इन दोनों का मल्टीप्लाई गुणा करेंगे। मैं यहाँ पे ये लाइन मिटाता हूँ, 885 को 32 से गुणा करेंगे, तो 32 के आगे 0 लगा लो। मैंने तरीका बताया था उससे गुणा कर रहा हूँ। 5 दूनी 10, हंसलाई 1, 8 दूनी 16, 5 दिए 15, 31 और 1 32, 3 8 दूनी 16, 0 और 8 दिए 24, 16 और 24 40 और 3 43, 4 8 दिए 24 और 4 28, 2
तो ये आ गया 28,320। तो मतलब आपके पास जो वैल्यू आ रही है 1 बटा कितनी आ रही है 28,320 आ रही है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व कैसे करेंगे इसको? तो अब देखो आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसे करो, एक है ना ऊपर, इस एक को 100 लिखो। ठीक है, मतलब 100 से गुणा किया तो इसको क्या करना पड़ेगा, 100 से भाग भी देना पड़ेगा, यानी 10 की पावर -2 से आपको गुणा भी करना पड़ेगा। तो अब आप देखो क्या करो, यहां पर ये वाला पॉइंट यहां पे लगाओ और 10 की पावर 4 लगा दो यहां पे। ठीक है, 10 की पावर 4 लगा दिया आपने। तो अब क्या करो आप, इसको यहां पर सॉल्व अगर मैं करूं तो सॉल्व करने पर क्या आएगा, देखो 10 की पावर 4 ऊपर जाएगा, गुणा में 10 की पावर -6 बन जाएगा। ठीक है, और यहां पे 2.8 को 100 से भाग दे दो, 2.8 को 100 से भाग दे दो, तो लगभग जो आपके पास क्या आएगा, जो आंसर आएगा इसमें वो आ रहा है, 8वां क्वेश्चन है आपके पास, 7वां है सॉरी, 7वें क्वेश्चन का आ रहा है 3.7 इंटू 10 की पावर -5। यानी इसको जब सॉल्व करोगे आप तो वो लगभग आ जाएगा 3.7 इंटू 10 की पावर -5। देखो इतनी कैलकुलेशन आपको कोई टीचर नहीं बताएगा, ठीक है, जितनी मैंने बता दी है। अब इसको अगर आपको कैलकुलेशन नहीं आती है तो फिर उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता बच्चों, ठीक है ना। कैलकुलेशन आपको सीखनी पड़ेगी, उसको सीखने के लिए मैंने अलग से 5-6 वीडियो बना रखी है कैलकुलेशन ट्रिक वाली, वहां से देख सकते हो आप। समझ आई इतनी बात? तो ये इसका लास्ट फाइनल आंसर आ जाएगा, जब आप इस सारे को सॉल्व करोगे तो आपको आंसर इतना मिल जाएगा। समझ आई बात इतनी? अब नेक्स्ट अपने पहले उतार लो इन दोनों क्वेश्चंस को। आपको एक चीज और बता देता हूं कि जो इसकी पीडीएफ है वो थोड़ी सी लेट मिलेगी आपको, तो आप अभी क्या करो, इसको यहां से उतार लो, फिर अपने क्या है नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस पर चलते हैं। इसमें टोटल 6 क्वेश्चन आपको करवाने वाला हूं इस वीडियो में। मैं 2 हो चुके हैं पहले, पहला और 5वां, अब 6ठा 7वां आपको करवा दिया, अब एक 8वां और 11वां क्वेश्चन और करवाना है। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको कॉपी में ऐसे लिख लेना आप। अब देखो बच्चों, आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 11। पहले क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं अपने, फिर क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। देखो क्या है कि किस ताप पर एक तांबे के तार का प्रतिरोध उसके 0 डिग्री ताप पर प्रतिरोध का दुगुना हो जाएगा। आपको तांबे हेतु अल्फा यानी प्रतिरोध ताप गुणांक का मान दिया हुआ है। ठीक है, तो मेरी राइटिंग तो ऐसी सी है, आपको समझ आनी चाहिए, वैसे समझ आ रही होगी मुझे पता आराम से ही। और मैंने बोर्ड का स्टाइल बदल दिया है और मुझे अच्छा भी लगा, मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग करके देखी थी कि इसमें क्या है ज़्यादा क्लियर दिखता है। मार्कर क्या थोड़ा पतला होता है, चौक है जो वो थोड़ा मोटा चलता है, ठीक है ना। तो तभी मैंने ये चेंज किया, आप भी मुझे कमेंट करके बताना कैसा लगा। तो आपको क्या दिया हुआ है तांबे के तार का भी, इसमें सबसे पहले आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है वो पता लग गया होगा अब तक, ठीक है। प्रतिरोध ताप गुणांक वाला फॉर्मूला लगेगा। अब कैसे, आपको सबसे पहले जो चीजें दी हुई हैं वो लिख लो आप। सबसे पहले आपको दिया हुआ है प्रारंभिक ताप, प्रारंभिक ताप ये आपको T1 आपका दिया हुआ है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। अब आपको पूछा हुआ है कि वो ताप ज्ञात करो जिस पर जो इसका प्रारंभिक ताप पर प्रतिरोध है उस ताप पर जो प्रतिरोध है वो दुगुना हो जाए। मतलब जो 0 डिग्री पर प्रतिरोध है वो किस ताप पर दुगुना होगा वो आपको ज्ञात करना है। तो अपने मान लेते हैं, माना 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध, जो इसका प्रतिरोध है वो आपको कितना दिया हुआ है, इसका अपने मान लेते हैं R0 है, ठीक है। अब प्रश्नानुसार यानी अब ये पूछ रहा है कि अपने को ताप तो ज्ञात करना है, दूसरा T2 तो अपने को निकालना है, और जो RT आपका वो क्या है, इसके प्रारंभिक प्रतिरोध का दुगुना है। यानी कि T डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध अपने को कितना दिया हुआ है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड का दुगुना दिया हुआ है, और अपने को T2 निकालना है। अल्फा का मान अपने को दिया हुआ है ये वाला, ठीक है। तो अब कैसे करेंगे, तो अतः जो समीकरण है प्रतिरोध ताप गुणांक वाली, RT बराबर R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा T। डेल्टा T आपको पता है क्या होता है, यहाँ पे जो होता है T2 माइनस T1, ठीक है। तो RT का मान आप रख दो यहाँ पे 2R0 इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा का मान एक बार मत रखो आप, अल्फा का मान बिल्कुल लास्ट में रखा करो, क्योंकि ये पावर में होता है, फिर आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे कि सर इसको कैसे करें यहाँ। और तो इस R0 को इधर बटा में ले आओ,
तो 2r0 बटा r0 इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी आ गया। तो r0 से r0 कैंसिल, तो 2 बराबर 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, या अगर मैं इसको एक को इधर लेके आऊं तो अल्फा डेल्टा टी आपका आ रहा है 1। ठीक है, और आपको डेल्टा टी का मान निकालना है एक बार, क्योंकि देखो डेल्टा टी बराबर T2 माइनस T1। यहाँ पे दोबारा देखो डेल्टा टी बराबर T2 माइनस T1 होता है। अब आपको पता है T1 का मान 0 है, डेल्टा टी का मान आपके पास हुआ तो T2 का निकाल सकते हो। ठीक है, तो वही चीज़ है, डेल्टा टी का मान अपने पहले निकालेंगे तो वो 1 बटा अल्फा के बराबर आएगा। अब अल्फा का मान रख दो आप यहाँ पे ये वाला, तो क्या आ जाएगा 4 गुणा 10 की पावर माइनस 3। अब 10 की पावर माइनस 3 को ऊपर भेजो तो ये 10 की पावर प्लस 3 बटा 4 मतलब 1000 बटा 4 कितना आ गया, यहाँ से इधर लिखता हूँ मैं 250 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना आ गया 250 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इस समीकरण से देखो डेल्टा टी का मान 250 आ गया, T2 का मान आपको निकालना है, T1 का 0 है तो T2 में से 0 गया T2 ही रहेगा, तो मतलब T2 का मान 250 डिग्री है, 250 डिग्री सेंटीग्रेड है। मतलब 250 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो इसका प्रारंभिक प्रतिरोध है वो प्रतिरोध क्या, सॉरी, जो 250 डिग्री पर प्रतिरोध है वो इसके प्रारंभिक का दुगुना हो जाएगा। समझ आई बात आपको? ये क्वेश्चन हो गया, इसको देख लो आप, अगर उतारना चाहो या लिखना चाहो तो वीडियो को यहीं रोक के आप लिख सकते हो। और इसके बाद अपने 11वां क्वेश्चन करते हैं, आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है ये वाला 11वां क्वेश्चन। तो इसमें देखो आपको क्या दिया हुआ है और क्या पूछा हुआ आपसे। देखो इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू आपको कोई नहीं दी हुई, संख्यात्मक मान कोई नहीं दिया हुआ, आपको क्या है ए बी और एल इस रूप में मान दिए हुए हैं। ठीक है, तो आपको क्या है प्रतिरोध का मान पूछा है। देखो पहले वाली वीडियोस में मैं क्या करता था, यहाँ आपके सामने बुक का क्वेश्चन काट के डालता था, तो उसमें मेरी मेहनत काफ़ी लगती थी। पहले बुक से उसको क्वेश्चन को उतना उतना काटता मैं, उसकी फ़ोटो को फिर वीडियो में एडिट करता। तो अब टाइम को बचाने के लिए मैं पहले क्वेश्चन लिख ही रहा हूँ। ठीक है, इसमें मुझे बहुत ही कम टाइम लगता है, तो तभी क्या है मेहनत से थोड़ी मेहनत कम करने के लिए मैंने ऐसा किया। अब देखो क्या है, एक बेलनाकार नलिका की लंबाई L है, आंतरिक और बाह्य त्रिज्याएं A और B है। अब एक नलिका दी हुई है, बेलनाकार पाइप दी हुई है आपको ऐसे, ठीक है, और ये पाइप कुछ मोटी है ऐसे, ठीक है। अब ये भाग तो इसका है खोखला, खोखला भाग है ये वाला, ठीक है, और ये इसकी धातु, मतलब ये वाला भाग खाली है, ये जो डॉट डैश डैश करके मैं लगा रहा हूं ना, ये जो भाग है इसका खाली है बिल्कुल। अब आपको इसकी त्रिज्याएं दी हुई है। अब आप पाइप को जब सामने से देखोगे तो आपको ऐसे दिखेगी ये वाली, मतलब दो वृत्त दिखेंगे, ठीक है। अब इन वृत्तों की त्रिज्याएं दी हुई हैं, एक ये वाली त्रिज्या और एक ये वाली। अब इसने कहा है कि आंतरिक और बाह्य त्रिज्याएं क्रमशः, आंतरिक A है और बाह्य कितनी है B दी हुई है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, पदार्थ की प्रतिरोधकता रो है तो नलिका का प्रतिरोध ज्ञात करो, प्रतिरोध आपको निकालना है। तो प्रतिरोधकता और प्रतिरोध में जो संबंध होता है वो लिखता हूं मैं पहले, आप यहाँ पे R बराबर रो L अपॉन A। नलिका की लंबाई L है ही, रो आपको दिए हुए है, रो और L तो हिलेंगे नहीं। अब हिलेगा क्या है यहाँ पर, ये वाला A, इस A का मान आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो इस A का मान आप कैसे निकालोगे, A होता है अनुप्रस्थ काट। अब अनुप्रस्थ काट कहोगे कि सर ये तो सारा अनुप्रस्थ काट ही है सामने से, लेकिन सारा अनुप्रस्थ काट अपने नहीं ले सकते, अपने वो वाला क्षेत्रफल इसमें लेंगे जिसमें से धारा प्रवाहित हो रही है। अब इतना क्षेत्रफल तो खाली है, इसमें से तो कोई धारा नहीं जाएगी, लेकिन ये वाला जो क्षेत्रफल है, ये जो मैं यहाँ पे डैश डैश लगा रहा हूँ, ये सॉलिड भाग है नली का, पाइप का सॉलिड भाग है। मतलब आप अगर ज्यादा मोटाई की एक पाइप लो ना तो उसकी दो त्रिज्याएं हो जाएंगी सेंटर से, एक तो आंतरिक भाग की और एक बाह्य भाग की, ठीक है। तो अब ये वाला सॉलिड पार्ट है इसका, ये जो है, ठीक है। तो अपने को वैसे इतने पार्ट का क्षेत्रफल निकालना है, अपने को पूरा नहीं लेना इसका अनुप्रस्थ काट, जितने में से धारा प्रवाहित हो रही है। अगर पूरी ठोस तार है तो पूरा अनुप्रस्थ काट पाई आर स्क्वायर लेते हैं अपने, लेकिन अब अपने को इतने भाग का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, मतलब दो सकेंद्रीय वृत्तों के बीच का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो अब अगर मैं कहूं कि बाह्य भाग
का क्षेत्रफल, जो पाइप का या जो यहाँ पे क्या दिया हुआ है बेलनाकार नलिका का बाह्य भाग का क्षेत्रफल। तो आपको पता है वृत्त का क्षेत्रफल, दोनों वृत्ताकार भाग हैं तो पाई आर स्क्वायर होता है। तो अब बाह्य भाग की त्रिज्या आपको बी दी हुई है तो पाई बी स्क्वायर, और आंतरिक का कितना हो जाएगा, आंतरिक भाग का क्षेत्रफल लिखूं तो पाई ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहां पर ठोस पदार्थ वाले भाग का क्षेत्रफल, पदार्थ वाले भाग का क्षेत्रफल या वो क्षेत्रफल जिसमें से क्या है, वह क्षेत्रफल जिसमें से धारा प्रवाहित हो रही है, जिसमें से धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, वो क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो अब देखो क्या करेंगे, बाहर वाले में से ये अंदर वाले का माइनस कर देंगे, पूरे वृत्त में से ये अंदर वाले वृत्त का माइनस, तो ये वाला भाग बच जाएगा बस। ठीक है, तो क्या करेंगे, पाई बी स्क्वायर माइनस पाई ए स्क्वायर, तो ये आ जाएगा पाई और बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये आ जाएगा। और इस सूत्र में से या इसको क्या करो, समीकरण 1 दे दो और लिख दो समीकरण, ये ए का मान है। ठीक है, समीकरण 1 में ए का मान रखने पर, ए का मान रखने पर, तो जो आपके पास आर का मान आएगा वो रो एल अपॉन पाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ जाएगा, जो कि आपका आंसर है। कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में, बस आपको क्या है थोड़ा सा यानी सोच के और इसका आंसर आपको लगाना है। ठीक है, बुक में इस आंसर को मैं कन्फर्म कर लेता हूँ। आपके पास है रो एल अपॉन पाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दे रखा है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पर आपके पास बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होगा, इसको सही कर लेना आप। ठीक है ना, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो हो ही नहीं सकता। ए आंतरिक त्रिज्या है, बी बाह्य है, ये देख लो आंतरिक और बाह्य क्रमशः मतलब पहली वाली ये आंतरिक और ये दूसरी वाली बाह्य है, तो मतलब ये वाला तो हो ही नहीं सकता यहाँ पर। ठीक है, तो अपने क्या करेंगे यहाँ पर ए और बी की सहायता से ये वाला आंसर निकाल लेंगे। तो ये बच्चों आपके थे 6 क्वेश्चंस, जो कि जिसमें प्रतिरोध ताप गुणांक आ गया, अपवाह वेग वाला आ गया, वो सारे टॉपिक आ गए। अब इससे जो आगे वाला पार्ट है उसमें 5 क्वेश्चन रह गए, हम वो करेंगे अपने। और वो किससे रिलेटेड होंगे क्वेश्चन, वो आपके क्वेश्चन रिलेटेड होंगे या तो प्रतिरोधों के समांतर और श्रेणी क्रम से, या टर्मिनल वोल्टता वाला या सेल वाला जो पार्ट है उससे। ठीक है, तभी मैंने 2 पार्ट में इनको डिवाइड किया था क्वेश्चंस को, कि कुछ क्वेश्चन पहले 6 क्वेश्चन अपने पहले पार्ट में कर लेंगे और बाकी बचे हुए 5 क्वेश्चन अपने दूसरे पार्ट में कर लेंगे। ठीक है ना बच्चों, तो अब मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे डियर स्टूडेंट। आप सोचोगे सर उंगली क्यों कर रहे थे, यहाँ मक्खियाँ आ जाती हैं, ऊपर बैठ जाती है कैमरे के, आपको दिखी भी होगी एक। ठीक है ना, तो इस कारण तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे डियर स्टूडेंट।